नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी के चौधरी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद। संसद में राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। और इसमें देखते हैं कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है, वो स्थायी सदन होता है। और लोकसभा होती है जो कि लोकप्रिय सदन होती है, लोगों की इसमें क्यों लोगों जो जो प्रतिनिधि चुना जाता है, जो चुनाव द्वारा चुना जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को। और ये निचला सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा होती है और निचला सदन लोकसभा होती है। और जो राज्यसभा का उल्लेख जो अनुच्छेद 80 में तो राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। और सदस्य देखें तो राज्यसभा में जो मूल संविधान था उसमें सदस्य 250 थे और जिसमें 238 का तो निर्वाचन किया जाता और 200 जिसमें 12 मनोनीत किए जाते थे। वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य 245 हैं, जिसमें 233 चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा की बात करें तो जो संविधान में जो टोटल सदस्य 552 बताए गए हैं और जिसमें 550 सदस्यों का तो निर्वाचन किया जाता है और 2 सदस्य ऐसे हैं जिनको मनोनीत किया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 543 हैं। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य 245 हैं और लोकसभा के सदस्य 543 हैं। और इसका लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन देखें तो किस प्रकार वो देखते हैं। और राज्यसभा का निर्वाचन देखें तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन किया जाता है। और लोकसभा के सदस्य देखें तो इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और राज्यसभा और लोकसभा की जो न्यूनतम आयु, निर्वाचन की न्यूनतम आयु देखें तो राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा की 25 वर्ष है। और सदस्यों की यदि जो कार्यकाल देखें, अवधि समय देखें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसके पदाधिकारी देखें, इसके जो राज्यसभा का जो सभापति जो कि वर्तमान में जगदीश धनखड़ है और उपसभापति देखें तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष देखें ओम बिरला और उपाध्यक्ष नहीं है। और महासचिव जो राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी हैं और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। और सदस्य का नेता देखें तो राज्यसभा का नेता पीयूष गोयल है और लोकसभा का नेता देखें तो नरेंद्र मोदी हैं। विपक्ष का नेता दोनों में ही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे संसद का गठन। वो तो हमने एक नज़र में दोनों लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ा था। अब शुरुआत में पढ़ेंगे संसद का गठन किस प्रकार होता है। जो संसद है, जो कि भारत की जो संसद है उसका उल्लेख जो कि 79 में उल्लेख किया गया और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? उसमें राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये सभी भारत की संसद कहलाते हैं। और जो भारत में संसद द्विसदनीय व्यवस्था है, भारत की जो संसद की व्यवस्था द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें राज्यसभा का और लोकसभा, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। जो राज्यसभा का गठन जो अनुच्छेद 80 में बताया गया है और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में बताया गया है। और जो राज्यसभा है उसको उच्च सदन कह सकते हैं, स्थायी सदन के ऊपर अपर हाउस कह सकते हैं। लोकसभा होती है उसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि इसमें लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो अधिकारी जो नेता होता है उसको चुना जाता है और इसको निचला सदन भी कहा जाते हैं। यदि सदस्य की बात करें तो संविधान बना उस टाइम में टोटल सदस्य 250 सदस्य थे और जिसमें 238 का तो निर्वाचन किया जाता, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। वर्तमान में देखें तो जो राज्यसभा है उसमें वर्तमान में 245 सदस्य हैं और जिसमें 233 को निर्वाचित किया जाता है और 12 को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य जो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं जो कि साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा में जो विशेषज्ञ होते हैं ना, उन्हीं को 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और इसमें 225 और 8 यूटी जो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं। और सबसे अधिक यदि राज्यसभा के सदस्य देखें तो यूपी उत्तर प्रदेश में है, वो कितने हैं? 31 हैं। उसके बाद है मध्य प्रदेश में है 19। और राजस्थान की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य 10 हैं। राजस्थान में
राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? 10 सदस्य हैं। अब देखें लोकसभा इसका अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख किया गया है और इसे लोकसभा को लोकप्रिय सदन या निचला सदन भी कह सकते हैं। सदस्य जो संविधान बना उसमें सदस्य 552 थे और वर्तमान में 543 हैं। जब संविधान के समय जो निर्वाचित सदस्य जो 252 में से निर्वाचन सदस्य 550 थे और मनोनीत 2 सदस्य जो आंग्लो प्रदेश के जो सदस्य होते हैं ना, आंग्लो उसे 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो अनुच्छेद 331 के तहत उन्हें मनोनीत किया जाता है और उनका उल्लेख भी अनुच्छेद 331 में है। और निर्वाचित सदस्य जिसमें 550 हैं, जिसमें 530 का निर्वाचन किया जाता है और 20 सदस्य होते हैं जो यूटी केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। और वर्तमान में देखें तो लोकसभा के सदस्य 543 हैं और जिसमें 524 प्लस 19 और इसमें सबसे अधिक यूपी में 80 लोकसभा सदस्य हैं और मध्य प्रदेश में 48 हैं। और राजस्थान की बात करें तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। अब देखें जो लोकसभा में जो सीटें होते हैं, जो अनुच्छेद SC ST की कितनी सीटें होती हैं उस प्रकार देखते हैं। और SC की सीटें देखें, जो अनुच्छेद इसका उल्लेख है ना, जो लोकसभा में जो रिजर्व सीट होती है, रिजर्व सीट जो SC ST के लिए होती हैं, वहाँ पर अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि SC के लिए तो 84 सीटें होंगी और ST के लिए 47 सीटें होंगी। टोटल 131 सीट होती हैं जो कि रिजर्व सीट होते हैं, जो टोटल सीटों का 24% इस प्रकार होता है। जो अनुच्छेद 331 है उसमें कहता है कि लोकसभा में आंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, जो कि अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। 2 से अधिक नाम सदस्य नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल 334 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद खत्म होगा। जो अनुच्छेद जो एक्सटेंड 8, 23, 45, 62, 79, 95, 104A संविधान लागू होने के 10 वर्ष के बाद खत्म होगा। 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ और लागू 25 जनवरी 2020 को हुआ, उसमें कहा गया कि 70 वर्ष पद को 80 वर्ष करता है तथा 25 जनवरी 2030 तक लागू होगा। अब यदि लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन देखें वो किस प्रकार होता है। जो संसद में जो राष्ट्रपति तो अलग ही हो गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, उनके जो निर्वाचन पत्र देखते हैं किस प्रकार उनमें निर्वाचन होता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का निर्वाचन हमने देखा कि अप्रत्यक्ष रूप से 2 विधानसभा के सदस्य है ना, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रतिनिधित्व और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है। और लोकसभा का चुनाव देखें तो इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है और जो लोकसभा जो कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पर आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसमें फर्स्ट फास्ट द पोस्ट पद्धति का प्रयोग किया जाता है। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य इसमें पदों की संख्या इसमें 1 बढ़ाई गई है। अब देखें जो प्री-सिमन आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद कितने में? प्री-सिमन आयोग का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 82 में किया गया है और इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व संख्या समरूपता स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और प्रत्येक जनगणना के आधार पर संसद द्वारा गठन प्री-सिमन कानून बनाया जाता है और जनगणना के आधार पर ही लोकसभा विधानसभा सदस्यों का निर्धारण किया जाता है। जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सदस्यों का निर्धारण किया जाता है और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो सेवानिवृत्त जज होते हैं। जो प्री-सिमन आयोग होता है ना, इसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में है, जिसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज होते हैं और सदस्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। सहयोगी सदस्य देखें तो प्रत्येक राज्य से 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है और जिनमें से 5 लोकसभा के सदस्य तथा 5 संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य होंगे, जिसमें लोकसभा स्पीकर तथा संबंधित राज्यों के विधानसभा स्पीकर द्वारा नामित हैं। और इसकी सिफारिशें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और संविधान के जो 84वें संविधान संशोधन के अनुसार वर्ष 2026 की जनगणना के आंकड़े जारी होने पर
होने तक लोकसभा का परिसीमन वर्ष 2071 की जनगणना के आधार पर जो है ना 84वें संविधान संशोधन 2026 की जनगणना होने के बाद ही लोकसभा का जो परिसीमन जो निर्वाचन जो नेता होता है जो 1971 जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। और विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 जो कि 87वीं जनगणना के आधार पर किया गया है। और स्वतंत्रता के बाद जो आज तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। और पहला परिसीमन आयोग जो कि 1952 में किया गया और दूसरा परिसीमन आयोग 1963 में किया गया और तीसरा परिसीमन आयोग 1973 में किया गया। और अधिनियम पूछें तो पहला परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत, दूसरा परिसीमन आयोग जो कि अधिनियम 1962 के तहत, तीसरा परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के तहत और चौथा परिसीमन आयोग जो कि 2002 में किया गया और परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत किया गया। और जो चौथा परिसीमन आयोग था उसकी अध्यक्षता किसने की? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने चौथे परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की और सुझाव वर्ष 2007 में किया गया। और देश में सबसे पहले जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पर परिसीमन आयोग 2002 की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा चुनाव किए गए थे। यदि देश में सबसे पहले कर्नाटक राज्य में परिसीमन आयोग 2002 की सिफारिश के आधार पर विधानसभा के चुनाव किए गए थे। और वर्तमान में देखिए तो जम्मू कश्मीर व अन्य जो प्रस्तावित राज्य हैं जैसे इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड का परिसीमन जो आयोग अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। और इसमें पूरे जो न्यायाधीश जो रंजना प्रकाश देसाई थी को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो चौथा इसमें ना जो इसमें परिसीमन आयोग 2002 इसमें जो पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब देखते हैं जो अनुच्छेद 83 में कहे गए जो सदस्य होते हैं सदन के जो सदनों की अवधि देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा की, इसमें इसका कार्यकाल कितना होता है। इसका उल्लेख जो संसद के सदनों का अवधि देखें तो याद रखना अनुच्छेद 83 में बात की गई। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों की जो सदस्य इसमें सदनों की सदस्यों की देखें तो निरंतर पहले देखते हैं राज्यसभा, यह निरंतर चलने वाली संस्था होती है और इसका विघटन नहीं किया जाता, यह इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा की बात करें तो यह निरंतर चलने वाली संस्था होती है और इसका विघटन नहीं किया जाता, इसे स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को आम चुनाव की पहली बैठक 5 वर्ष तक किया जाता है। इसको ना जो लोकसभा है ना ये स्थायी सदन नहीं होती है। और राज्यसभा की बात करें तो संविधान में पदावधि का उल्लेख नहीं है। जो इसमें जो राज्यसभा के सदस्य है ना उसके जो इसका उल्लेख संविधान की जो पदावधि है ना उसमें इसका राज्यसभा के सदस्यों का उल्लेख नहीं है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है और 1/3 सदस्य होते हैं जो दूसरे वर्ष की समाप्ति अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद इसकी समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। और सेवानिवृत्त सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें सेवानिवृत्त सदस्य होते हैं कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं। और लोकसभा की बात करें तो आम चुनाव की पहली बैठक से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है और प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति कभी भी इसको विकृत कर सकता है। 5 साल पहले भी इसको विकृत किया जा सकता है। और राज्यसभा को विघटित नहीं किया जाता है, एकल चलने वाली एक सदन होती है और इसको लोकसभा को राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी विघटित कर सकता है। इस इमरजेंसी में एक बार में 1 वर्ष यदि कोई लॉकडाउन से संबंधित हमें पीछे लगा था इसको इमरजेंसी हो जाती है तो लोकसभा का जो कार्यकाल है ना एक बार में केवल एक वर्ष तक ही बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद 6 माह से अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता। यदि आपातकाल खत्म हो गया है तो इसका जो 6 माह के भीतर इसका चुनाव कराना होगा। और यह निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है। और राज्यसभा देखें तो निरंतर चलने वाली संस्था है और लोकसभा देखें तो यह निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है। अब देखें जो सदस्यों की बनने की योग्यता है, संसद के जो सदस्य बनते हैं जो अनुच्छेद 84 में इसका उल्लेख किया गया है संसद का सदस्य बनने की योग्यता। और योग्यता क्या है वो देखते हैं टोटल कि संसद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, तो पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता देखें, आयु देखें तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होने चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष का होना चाहिए। और लोकसभा में 25 वर्ष का और राज्यसभा में 30 वर्ष का। और इसमें 3 नंबर देखें तो संसद विधि द्वारा जो निर्धारित करें, यदि जिसको निरुयोग्यता कहते हैं, जिसको
नियोक्ता के जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में उल्लेखित नियोक्ता के अनुसार जो संविधान में उल्लेखित उपबंधों के अनुसार अनुच्छेद 101 व 2 और दल बदल के कारण इसको नियोजित किया जा सकता है। दल बदल अनुसूची 10 में इसका उल्लेख किया गया है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 क्या वो देखते हैं। यह मुख्य रूप से निर्वाचक सूचियों की तैयारी और संशोधन संबंधित मामलों से संबंधित होता है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 क्या है, और चुनावों का जो वास्तविक आयोजन कराने संबंधित मामले 1951 में इसका उल्लेख है। और धारा 4C इसमें कहा गया है कि असम, लक्षद्वीप, सिक्किम को छोड़कर कोई भी मतदाता देश में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। जो असम, लक्षद्वीप और सिक्किम को छोड़कर यदि कोई भी मतदाता है देश में निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ सकता, इन सभी को छोड़कर। धारा 8 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध का दोषी है तथा उसे 2 वर्ष या इससे अधिक सजा दी गई है तो वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा। अब देखें धारा 33 की बात करें। धारा 33(7) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों में आम चुनाव अथवा कई उपचुनाव या द्विवार्षिक चुनाव लड़ सकता है। अब देखते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में जो वर्णित नियोक्ताओं का शिकार ना हो, मानसिक दिवालिया, आर्थिक दिवालिया ना हो, अदालत द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा प्राप्त ना हो, भ्रष्टाचार या देशद्रोह के बर्खास्तगी के कारण अयोग्यता, सरकारी कंपनी के तहत पद के लिए अयोग्यता, चुनाव खर्च के खाते का विवरण देने में असफल होने पर अयोग्यता, विभिन्न समूहों के बीच या रिश्वतखोरी के अपराध के लिए शत्रुता को बढ़ावा देने के कारण अयोग्यता, यदि एक व्यक्ति को सती, छूत, दहेज जैसे सामाजिक अपराधों के लिए दंडित किया गया हो। अब देखें तो जो संविधान में उल्लेखित उपबंधों के अनुसार जो सदस्यों की नियोक्ताएं देखें, जो नियोक्ता जो कि संविधान के अनुच्छेद 101 और 102 में है, जो संसद के जो सदस्य हैं उनकी नियोक्ता जो कि अनुच्छेद 101 और 2 में है। अब देखते हैं कि 101 स्थानों का रिक्त होना, इसमें कहा गया है कि दोहरी सदस्यता पर पद रिक्ति, दोनों सदनों के निर्वाचन के लिए 10 दिन के भीतर एक सदन पद त्याग करना होगा और अथवा अन्यथा राज्यसभा की सीट खाली मानी जाएगी। इसमें अनुच्छेद 101 में कहा गया यदि कोई भी व्यक्ति है, दोनों सदस्यों का वो सदस्य है, तो इसमें कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर एक सदस्य को त्याग करना पड़ेगा। यदि वह त्याग नहीं करता है तो उसमें राज्यसभा की जो सीट है ना ऑटोमेटिक खाली मानी जाएगी। और दूसरी बी पार्ट में देखते हैं कि दोहरी सदस्यता में देखें यदि एक सदन का कोई सदस्य है, यदि दूसरे सदन के लिए भी चुनाव लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान खाली हो जाता है। यदि कोई सदस्य है, पहले जो सदन का सदस्य है, यदि वह दूसरे सदन का चुनाव लड़ रहा है तो उसका पहले सदन में उसका स्थान खाली हो जाएगा। अब देखें अगला, एक ही सदन की 2 सीटों पर है, यदि एक पद खाली कर दें अन्यथा दोनों रिक्त। अब देखें दूसरे में राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य के राजपत्र घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर त्यागपत्र नहीं देता है तो संसद का सदस्य नहीं रहता है। अब देखें अगला, अगर वह अनुच्छेद 102 में वर्णित नियोक्ताओं से ग्रसित हो। अनुच्छेद 102 में जो क्या नियोक्ता है वो देखते हैं। सभापति या अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे, यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, परंतु निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में यदि प्राप्त जानकारी से अन्यथा ऐसी जांच करने के पश्चात सभापति या अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र अपनी जो स्वेच्छा या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। अब देखते हैं यदि अनुपस्थिति पर पद रिक्त है, यदि सदन की अनुमति के बिना यदि वह 60 दिन की अवधि तक या सदन के किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो वह सदन के उसके स्थान पर उसको रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। और परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना में
ऐसी अवधि को नहीं लिया जाएगा और जिसके दौरान सदन जो सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। यदि अब देखें तो जो 102 सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 102 में देखें सदस्यों की निर्हृता के बारे में, इसमें पहले भी देखते हैं, यदि इसके अलावा किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है तो यदि वह लाभ का यदि कोई पद धारण कर, इसमें अनुच्छेद 102 में कहा गया यदि कोई भी सदस्य यदि कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसको पद धारण उसको छोड़ना पड़ेगा। यदि नहीं छोड़ेगा तो वह सदस्यता के निर्हृता हैं और उसे विकृत चित्त वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। वह सदन द्वारा निष्कासन का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर निष्कासित कर दिया जाता है। या देखें तो वह राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाता है। दूसरे देखें, यदि सदस्य 10वीं अनुसूची में जो उपबंध दल बदल के आधार पर अयोग्य सिद्ध कर दिया जाता है तो उस स्थिति में उसका सदस्य समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 103 में बात करें तो सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर जो विनिश्चित बात की गई, इसमें कहा गया यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 में खंड में वर्णित किसी निर्भरताओं से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेता है और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 104 में बात की गई है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेना या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए भी निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा। अब देखते हैं जो संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि इसमें व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक अधिकार दो अधिकार होते हैं। व्यक्तिगत अधिकार में होता है क्या है कि व्यक्तिगत अधिकारों का उपयोग संसद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है और सामूहिक अधिकार देखें तो संसद द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। अब देखते हैं कि जो सदन के सत्र के दौरान सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तार उन्मुखी किया जाएगा। संसद में जो सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है और सदन की रिपोर्ट वाद विवाद कार्यवाहियों और आदि मामलों में अन्य प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाना, सदन की अवमानना पर दंडित करने की शक्ति, कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों सहित सदस्यों को निष्कासित करना, विशेष मामलों पर गुप्त बैठक करना, सदस्यों के बंदी या मुक्ति या अपराध सिद्ध के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जांच करने का निषेध शामिल करना। अब संसद की कार्य प्रणाली देखते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।